चलिए, तो आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आते हैं करंट अफेयर्स के क्लास में। और करंट अफेयर्स में कौन सा टॉपिक है आज हम लोग का? चलिए अच्छे से बैठिए, ठीक है। तो बजट हम लोग क्या देखेंगे? बजट को देखेंगे और समझेंगे, कोशिश करेंगे ट्रिक से, कॉन्सेप्ट से, हर तरीके से आप लोग को समझाने का। लास्ट तक बने रहिएगा यूट्यूब वाले, आप लोग को एकदम रटने की जरूरत नहीं है, एकदम दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग बजट पे आते हैं। अगर अच्छा लगेगा तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब शेयर वेयर कर दिया कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बजट पे। बजट का मतलब क्या बताए थे कि एक तरह का लेखा जोखा, ठीक है। एक साल का लेखा जोखा, कितना कहाँ खर्च करना है देश के लिए। कौन सा बजट है? केंद्रीय बजट है। तो केंद्र मतलब पूरा देश की बात होगी। बजट जैसे घर में सैलरी मिलता है महीना में, तो क्या करते हैं हम लोग? भाई हम लोग को अभी नहीं मिलता ही नहीं है, जो गार्जियन के मिलता है तो क्या करते हैं? दूध वाला कितना देना है, धोबी के पास कितना देना है, कौन सा काम बचा वो उसको करना है, छत गिर रहा है नहीं देख रहा, सबको देख के उसमें इन्वेस्ट करना है। तो वहां महीना में होता है, यहाँ क्या है? साल में होता है, ठीक है। तो वैसे ही कितना किधर खर्च करना है, कमजोर पोर्शन कौन है, मजबूत पोर्शन कौन है, दोनों को मिला के किसको कितना देना है, कितना नहीं देना है, सबको वही सबका लेखा जोखा है, ठीक है। बजट मतलब पैसा का से जुड़ा हुआ हर चीज, समझ गए? अब देखिए इसका बजट का संविधान में कहीं जिक्र नहीं है, इस शब्द का कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। तो जब संविधान में नहीं प्रयोग किया गया तो क्यों पढ़ना पड़ रहा है? तो संविधान के आर्टिकल 112 जो कहता है वो क्या कहता है? एनुअल फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में बताता है, ठीक है, शेड्यूल के बारे में। तो उसमें कहता है वित्तीय वार्षिक विवरण। पॉलिटी पढ़ाया था ना, ठीक है। तो उसमें देखिए इसका मतलब होता है वित्तीय वार्षिक विवरण, ठीक है। तो आर्टिकल 112 के तहत जिक्र होगा, उसी के तहत ये आएगा। ये बजट हम पढ़ा रहे हैं 2025 और 26 का, जो करंट अफेयर आपको दरोगा से लेके हर बीपीएससी से लेके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए किनके द्वारा पेश किया जाएगा? क्योंकि वित्त से रिलेटेड है तो वित्त मंत्री द्वारा, ठीक है। तो वित्त मंत्री अभी हमारे कौन है? निर्मला सीतारमण, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अनुमति से वो निर्मला सीतारमण क्या करेंगी? बजट को प्रस्तुत करेगी संसद के अंदर। जब ये प्रस्तुत होता है उसे छोटा सा पहले ऑकेजन किया जाता है। मतलब घर में कैसे होता है, छोटा मोटा पार्टी होता है, जिसे सैलरी मिलता है, थोड़ा हलवा पार्टी हो गया, तो ऐसे ही हलवा बढ़ता है, सब हलवा खाता है, दही चीनी खाती हैं निर्मला सीतारमण और बजट प्रस्तुत करती हैं, बोलती हैं किसको कितना क्या मिलना नहीं मिलना। आम आदमी भी पे भी इसका खूब खास फर्क पड़ता है, इसलिए सब एकदम गहन से देखते रहते हैं, एकदम ध्यान पूर्वक, समझे। ये एक तरह के कौन सा बिल है? अगर बजट वाला अगर बिल आता है तो कौन सा बिल होगा? वित्तीय बिल, ठीक है। अब देखिए ये निर्मला सीतारमण है जो 8वीं बार बजट पेश कर रही हैं, इस बार की है 2025-26 का जो बजट आया 8वीं बार। सबसे ज्यादा बार पेश करने वाली महिला निर्मला सीतारमण, ठीक है। सबसे पहली महिला बजट पेश करने वाली इंदिरा गांधी। सबसे पहले पुरुष जो भारत के लिए बजट पेश किए नहीं, जेम्स विल्सन 1860 में, ठीक है। हम आते हैं, चलिए इस पे कुछ हिस्टोरिकल पार्ट देख लेते हैं, ठीक है, समझते चलते हैं। ये सब बेसिक चीज है, हिस्टोरिकल पार्ट देखते हैं। तो 3 डेट याद रखिएगा, 1860, 1847, 1947, 1950, ठीक है। जेम्स विल्सन 1860 में भारत के लिए सबसे पहला बार बजट पेश किए, लाए, ठीक है। उसके बाद 1947 में शनमुगम रेड्डी लाए, जब स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश हुआ, ठीक है, वित्त मंत्री बने थे। फिर 1950 में जब हमारा संविधान बन के लागू हो गया, ठीक है, उसके बाद जब बने जॉन मथाई तो वो पेश किए। तो ये तीनों में यही फर्क है। एक तो सबसे पहले जो विदेशी आदमी हो गया ब्रिटिशियन, दूसरा जब हमारा देश आजाद हुआ, तीसरा जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया और लागू हो गया, ठीक है। पुरुष में सबसे ज्यादा बार कौन किए हैं? मोरारजी देसाई, कितना? 10 बार, ठीक है। पुरुष में सबसे ज्यादा बार करने वाले मोरारजी देसाई, महिला में सबसे ज्यादा करने वाले महिला निर्मला सीतारमण, ठीक है। अब पहला वो हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें वित्तीय लेखा जोखा के बारे में पूरा देश का जिक्र रहता है, ठीक है। तो इसका प्रभाव जब भी कुछ योजना आएगा तो पूरा देश पे इसका प्रभाव पड़ेगा, हर कोना का नजर रखा जाएगा इस पे, उसी पे कहाँ कितना खर्च है देखेंगे। तो बजट लाने से पहले किसी भी का गवर्नमेंट हो, सरकार हो, उसका एक विजन होता है, ठीक है, कि हम ये के लिए काम कर रहे हैं। तो जो आजादी का 100वीं वर्षगांठ होगा 1947 में हमारा देश जो आजाद हुआ था, उसके बाद कब होगा? 50 नहीं,
2047 में 100 साल पूरा हो जाएगा ना। तो उस समय के लिए कहा गया है कि उसको देखते हुए हमको उस समय विकसित भारत बनाना है। कैसा भारत बनाना है? विकसित भारत बनाना है। वही बोलते हुए विकसित भारत की आकांक्षा के साथ बजट को पेश किया गया है। ठीक है, तो विकसित भारत कैसे बनेगा, पहले हम ये देखेंगे विकसित भारत कैसे बनेगा। विकसित भारत बनने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि कौन सा कमी है, कौन सा मेरा कमजोर पार्ट है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। कमजोर पार्ट है तो क्यों है, उस पर देख के चिन्हित करके उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही पॉइंट है, बिंदु है। बिंदु जो कमजोर बिंदु है क्या है, तो सबसे पहले इसमें 6 बिंदु को ये लिया गया है। कितना बिंदु को? 6 बिंदु और 6 उद्देश्य के साथ। ठीक है, 6 बिंदु कौन कौन है देखिएगा, एकदम कुछ नहीं रटना नहीं है। गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला, कृषि, ठीक है, किसान। ठीक है, तो अब ये सब में करना क्या है, तो गरीबी मतलब कि गरीबी मुक्त बना देना है हमको। भारत को 2047 तक गरीबी मुक्त, एक भी गरीब नहीं होना चाहिए। मतलब गरीब को नहीं हटाना, गरीबी को हटाना। ही नहीं कि गरीबी के साफ कर दो, जो गरीब दिखे जी उसको काला पानी की सजा भेज दो बांग्लादेश। गरीबी को हटाना है कि भगाना है? हटाना है, भगाना दोनों एक ही चीज होगा। भगा देंगे गरीबी की, हाँ गरीब रहने से। गरीब को नहीं, गरीबी को बोल रहे हैं। नहीं पढ़ा है संज्ञा सर्वनाम क्या होता है हिंदी? गरीबी भगाओ या गरीबी दूर करना। तो गरीबी को भगाना है, गरीबी को हटाना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा शिक्षा। शिक्षा को क्या करना, उन्नत शिक्षा बनाना है। एकदम बेस्ट क्वालिटी वाला एजुकेशन सबको मिले, एकदम 100% शिक्षा इतना अच्छा दे देंगे कि सब लोग क्या हो जाए, खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, एजुकेटेड हो जाए, तो उसको काम के लिए सोचना ना पड़े। ठीक है, किसी पे आधारित ना रहे। तीसरा स्वास्थ्य, जब स्वास्थ्य व्यवस्था भी अच्छा, सबसे कम मतलब कम खर्च में अच्छा व्यवस्था, सुलभ व्यवस्था किया जाए स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ये भी ये सब क्या है, सब विजन है। ठीक है, बिंदु है। ये सब अगर सुधार करेंगे तभी हमारा विकसित भारत होगा। नहीं तो चल रहा है रोड पर करते ऐसे चल रहा है। ठीक है, कोई चल रहा है पूरा हाथ ऐसे हो रहा है, थरथरा रहा है ऐसे ऐसे, तो अब बाहर आएगा तो क्या कहेगा कि विकसित भारत है। भाई इसको इलाज नहीं मिल रहा है, खाने नहीं मिल रहा है, इलाज नहीं मिल रहा है। तो स्वास्थ्य पे भी हमको काम करना पड़ेगा। तो हमको गरीबी दूर किए, शिक्षा अच्छा किए, स्वास्थ्य पे अच्छा किए। ठीक है, और उसके बाद कौशल और रोजगार पे काम करना है। रोजगार सृजित करना है और सभी लोगों को रोजगार देते हुए, और ऐसा रोजगार का मतलब ही नहीं खाली मट्टी कोड़ने वाला, इतना इन लोग को कौशल कुशलता दे देना है, मतलब कौशल पूर्वक योग्यता दे देना है। जैसे अभी भी स्किल सेंटर बहुत सारा सिखाया जा रहा है, मोबाइल बनाने के लिए, लैपटॉप बनाने के लिए सब सिखाया जा रहा है ना सरकार की योजना के तहत। महिला लोग को सिलाई मशीन सिखाने के लिए, जो भी हो, ये सब चीजें, दुकान हो गया, ब्यूटिशियन हो गया, जो भी हो सिखाया जा रहा है। तो वो सब इसी के तहत, तो कौशल रोजगार देना। ठीक है, ये हो गया। फिर महिला की भागीदारी, क्योंकि यहाँ उद्योग जो होता है, अगर उद्योग में महिला की भागीदारी नहीं रहेगा, अगर 50-50 अगर दोनों का पॉपुलेशन है, तो पुरुष लोग सिर्फ काम करेगा, महिला लोग काम नहीं करेगी, तो उसमें क्या होगा, भागीदारी नहीं रहेगा, तो उतना स्पीड से देश आगे नहीं चलेगा। ठीक है, क्योंकि अगर खुद सोचिए ना कि आप हैं, आपकी पत्नी है, दोनों मिल के काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं मनी। ठीक है, अकेले कर रहे हैं तो आपको महिला का खर्च भी उठाना है, बाल बच्चा का भी उठाना है, एजुकेशन का भी उठाना है, घर का भी, अपना माता पिता सबका उठाना है। तो क्या हो जाता है, इतना बड़ा बोझ। अगर आपके घर में दोनों कमाते रहेंगे तो महिला आपके लिए कुछ करे चाहे नहीं, आपने अपना खर्चा तो खुद उठाएगी, अपना कुछ हो सकता है अपना बच्चा के लिए भी खर्च करेगी ना अपना बच्चे पे। ठीक है, तो क्या होगा, उससे आर्थिक स्थिति घर का बेहतर होगा। तो वैसे ही देश में भी कहा गया है कि इसमें कम से कम जितना भी महिलाएं हैं, पुरुष तो 100% नहीं रहा है, लेकिन कम से कम 70% महिला को, 70% महिला को भी इसमें योगदान देना चाहिए। ठीक है, उसको लाना होगा किस चीज में, बिजनेस में, नौकरी में, हर क्षेत्र में। ठीक है, तो महिला की भागीदारी जो होना चाहिए, कितना, 70% तक लाना है। ठीक है, उसके बाद किसान को एकदम वर्ल्ड बास्केट फार्मर बना देना है। ठीक है, ऐसा कि वर्ल्ड फूड बास्केट बनाना है, मतलब पूरा दुनिया को खिलाए। हम तो खाइबे करेंगे, यहाँ क्या होता है कि जो भी जाते हैं हम ही खा जाते हैं। तो ऐसा इसको किसान को इतना मतलब प्रोत्साहित करना है कि जो अभी उपज कर रहे हैं उससे और 2 गुना 3 गुना बढ़ जाए, जिससे हम अपने साथ साथ दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करके पैसा अर्न करें और देश की आर्थिक स्थिति को क्या करें, मजबूत करें। ये 6 बिंदु हो गया। 6 बिंदु तो एकदम याद हो गया, हल्का एकदम इजी है। गरीबी है सबसे पहला, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य,
फिर उसके बाद रोजगार, महिला, किसान। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए उद्देश्य भी 6 है। तो ये सब कैसे किया जाएगा, ये सबको ठीक ठाक गरीबी कैसे हटाया जाएगा? तो सबसे पहले इस पे काम करना होगा। ये बिंदु है ना, ये बिंदुओं को ठीक करने के लिए उद्देश्य रखा गया कि ये उद्देश्य पे काम करेंगे ना तो ठीक होगा। तब जैसे गरीबी हटाना था, कैसे हटाएंगे? टैक्स बढ़ा के, घटा के देखेंगे कि किससे टैक्स ज्यादा लेना है, किससे टैक्स कम लेना है। अंबानी के अब घटा देंगे, 2% कर देंगे, आम आदमी की बढ़ा के कर देंगे 30%, तो क्या होगा? देश और बढ़ जाएगा, इकोनॉमिक्स क्लैप्स कर जाएगा। तो उसमें कहा गया कि जो ज्यादा अर्न कर रहे हैं, जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, जिनका फर्म बहुत बड़ा है, उनसे ज्यादा हम टैक्स लेंगे, और जो कम है, जो अभी सर्वाइव कर रहे हैं, उनको कम लेंगे, रियायत देंगे। समझे? तो काराधन सबसे पहले टैक्सेशन में। ठीक है, सबसे पहले काम करना कहां करना होगा हमको? टैक्सेशन में। दूसरा कहा गया कि खनन में, माइनिंग। यूट्यूब वाले ध्यान दीजिएगा, माइनिंग में काम करना होगा। कहां से कौन सा उद्योग निकल रहा है, कहां से कौन सा खनिज निकल रहा है, उस खनिज का हम कितना उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, उसको सही उपयोग, खनिज निकाल रहे हैं तो उसमें कितना कॉस्ट में निकाल सकते हैं, ये सब पर ध्यान देना है, माइनिंग पे। तीसरा विद्युत पे। तो विद्युत पे क्या? तो विद्युत से रिलेटेड है एग्रीकल्चर, विद्युत से रिलेटेड है जितना भी कॉर्पोरेट सेक्टर है। जैसे अभी कोचिंग चल रहा था, कोचिंग में हम तो या तो राज्य एजुकेशन के अंदर क्या में चल रहा है? फ्री में चल रहा है, मुफ्त में चल रहा है। अब इसमें बिजली बिल कहेगा कि जितना भी कोचिंग फ्री रहे चाहे नहीं से रहे, उस सब में लगेगा 100 रुपये यूनिट लगेगा। तो क्या करेगा आदमी? सर्वाइव करेगा? यहाँ से बंद करके खोल बोल के लेके चल जाएंगे घर। छोड़ो बाबू, पढ़ाएंगे तो ऑफलाइन पढ़ाएंगे, और नहीं तो दिन की जोरा में रहेगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, यही ना कहेंगे। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि विद्युत को भी, इलेक्ट्रिसिटी पे भी ध्यान देना होगा, उसका उत्पादकता बढ़ाना होगा, हर एक राज्य को इजीली पहुंचाना होगा, उस पर सब्सिडी देना होगा, सब कितना कितना किससे लेना है, किसको किसको देना है, इस पे काम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ विद्युत हो गया। अब देखिए वित्तीय, वित्तीय मतलब लेन देन। अब किसको हमको देना है, कौन हम, मेरे सरकार कह रहा है कि किसको हमको कितना पैसा प्रोवाइड कराना है। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपके पास बहुत अच्छा आइडियोलॉजी है, MBA करके बैठे हुए हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कोई स्टार्टअप करना, आपके पास पैसा नहीं है, तो सरकार उस स्थिति में क्या करेगा? आपको वित्तीय सहायता देगा। कोई कंपनी है, 100 करोड़ की कंपनी है, चल रहा, चलते चलते अचानक से मंदी आ गया, तो वो अगर मंदी आ गया तो क्या करेगा? बंद हो जाएगा। तो उस स्थिति में सरकार क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो वित्तीय जितना भी चीज है, पैसा से लेखा जोखा, उस पर भी सरकार काम करते रहेगा। ठीक है, ये हो गया वित्तीय। अब देखिए शहरी, शहरी में क्या करा कि जो भी शहरी विकास है उस पर ध्यान देना होगा, ताकि अब पिछले बार भी आपको बताए थे कि जैसे पूरा बिहार का राजधानी एक है पटना, तो पूरा बिहार का लोग क्या चाहता है कि हम भी पटना में एक मेरा घर रहे, वहीं रहेगा तो क्या रहेगा? बढ़िया हॉस्पिटल मिलेगा, बढ़िया एजुकेशन मिलेगा, बच्चों को सब कुछ रहेगा। तो सब कुछ पटना में संभव है ना? नहीं। तो जो भी शहर है आसपास के छोटा मोटा, जैसे गया हो गया, जहानाबाद हो गया, उधर जितना भी जिला हो गया, शहर हो गया, उस सब को विकास करना, और आसपास के जो रूरल एरिया के लोग हैं उनको अट्रैक्ट करना, और वहीं पे विकास का बढ़ाना, ताकि वहीं बना रहे, स्टेबिलिटी बना रहे, एक शहर में लोग भागा भागी ना करें। समझे? तो वो हो गया। और तीसरा विनिमय, विनिमय मतलब वस्तु विनिमय, लेन देन जो होता है। ठीक है, ठीक है, तो उसमें बढ़िया बढ़िया पॉलिसी लाना। कंपनी वाला बढ़िया अच्छा पॉलिसी, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोई बिजनेस कर रहा है और सरकार के इतना लेंदी प्रोसेस है कि कोई करने नहीं चाहेगा, तो उसमें भी काम करना होगा, तब ना। हम विदेश से मान लीजिए कि खिलौना मंगाते हैं, खिलौना का बिजनेस है, और अगर हम 75 को प्रोसेस कर दिया कि यहाँ से ये ऑफिस जाइए, वहां से वो ऑफिस जाइए, वहां से वो ऑफिस जाइए, यहाँ से ये ऑफिस जाइए, वहां से वहां दीजिए, उसको वहां चढ़ावा दीजिए, वहां चढ़ावा दीजिए, तो हम करेंगे नहीं करेंगे। तो उसमें भी सुधार करेगा, विनिमय में भी। ठीक है, ये हो गया, ये बिंदु और ये उद्देश्य 6 हो गया। तो बिंदु में उद्योग आ सकता है क्या? उद्योग बिंदु में सब जितना रिलेटेड है सब उद्योग से आगे आते हैं हम ना, सब उद्योग से है, पूरा चीज ही चल रहा है उस पर। ठीक है, उद्योग पे ही। अब देखिए ये इतना तो पॉइंट आपको मिल गया। अब इसको ठीक करने के लिए सरकार क्या किया है? 4 गो खोज किया इंजन। इंजन मतलब क्या होता है? चलाने वाला। 4 गो इंजन खोज किया कि चारों पर मुख्य रूप से काम कर देंगे ना तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा। तो 4 इंजन कौन कौन होगा? कि एक चीज को पकड़ के लेके चलेंगे तो सब खिंचाएगा पीछे से। ठीक है, तो उसमें 4 इंजन बनाया गया। कितना इंजन? 4 गो। ठीक है, यही इंजन है। देखो कृषि, MSME जिसको सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग कहते हैं, निवेश और निर्यात, ये 4 गो पॉइंट। ठीक है, अब इस पे आते हैं। इससे पहले थोड़ा देख लीजिए, ये इंजन है, तो इंजन को चलने के लिए क्या चीज का जरूरत पड़ेगा?
फ्यूल का, ईंधन का। तो ईंधन के रूप में यहाँ क्या काम करेगा देखना, सुधार। कुछ भी का सुधार करेंगे तो ईंधन के रूप में काम करेगा। इसका लक्ष्य क्या है, विकसित भारत बताए भी थे। लक्ष्य क्या है, विकसित भारत बनाना। कब तक, 2047 तक, ठीक है। इसका मार्गदर्शक प्रेरणा कौन देगा, समावेशिता, ठीक है। अब देखते हैं 4 गो, पहला इंजन, दूसरा इंजन, तीसरा इंजन, चौथा इंजन, ठीक है। इंजन पे आते हैं, चलो भाई इंजन पे आ जाते हैं। पहला कृषि। अब कृषि में सरकार क्या क्या काम किया है। सरकार को तो 4 इंजन बना के दे दिया, तब सरकार उस पर काम किया। काम क्या क्या करने वाला है देखेंगे। सबसे पहले कहा गया कृषि में, जैसे कृषि आया तो इसमें हमेशा कृषि से ही रिलेटेड रहेगा। जैसे कृषि में क्या आता है, खेती आ गया, फल मूल के खेती आ गया, मोटा अनाज के खेती आ गया, सिंचाई आ गया, फर्टिलाइजर आ गया, किसान के लिए जो लोन मिलता है वो आ गया, यही सब आ गया। कृषि से जितना भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है सब कुछ। अब देखिए पहला क्या है, पीएम धन धान्य योजना। पूछेगा पीएम धन धान्य योजना, ये योजना क्या है, पीएम धन धान्य योजना है। इसके तहत कहा गया है कि 100 गो जिला को हम लेके चलेंगे। कितना जिला, 100 गो जिला के लेके चलेंगे जो पिछड़ा हुआ है कृषि में, उसको और बेहतर बनाने के लिए। स्टार्टिंग में सबको तुम लेके चलते नहीं सकते हैं, क्योंकि मेरे पास भी सीमित सोर्स ना है, लिमिटेड सोर्स ना है, ठीक है, पैसा तो लिमिटेड है। तो पहले हम 100 जिला को लेके चलेंगे और 100 जिला को क्या करेंगे, उत्तम खेती के लिए अच्छा बनाएंगे। देखिए यहाँ पीएम धन धान्य योजना, 100 जिला को लेके चलेंगे, जिससे कितना किसान को लाभ होगा, 1.7 करोड़ किसान को लाभ होगा, ठीक है। कितना, 1.7 करोड़ किसान को लाभ होगा। उसके बाद देखिए दलहनों में आत्मनिर्भरता। दलहन मैंने कौन चीज, दाल। दलहन में भारत 1 नंबर पे है, दाल के उत्पादन में भारत 1 नंबर पे। फिर भी जितना उपजाता है सब खा जाता है। कहा भाई कुछ ना हुआ, चाहे लैकन हो चाहे घर में हो, दाल भात दाल रोटी, मैंने दाले पर सब कुछ है। कहावत में भी है कि कुछ नहीं तो कम से कम दाल रोटी मिल जाती है। हाँ समझे, तो खाना अच्छी बात है, हम लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, लेकिन उत्पादकता में और क्या होना चाहिए, बढ़ावा होना चाहिए और विस्तार होना चाहिए, ताकि हम एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो कि दलहनों में आत्मनिर्भरता बनना है। हम सबसे ज्यादा उपजाते हैं और खा भी जाते हैं, हमको खरीदना भी पड़ता है बाहर से। सोच लो, तो आत्मनिर्भर तो पूरे तरीके से हम नहीं रहे, हमको खरीदना पड़ रहा है। तो उसको आत्मनिर्भर बनने के लिए क्या करना होगा, अच्छा सा और उपज बढ़ाना होगा, ज्यादा से ज्यादा जो बंजर भूमि है उसको भी अच्छा करना होगा, उस पर ध्यान देना होगा। तो उसमें 3 दाल पे ज्यादा जोर दिया गया। कितना दाल पे पूछेगा कि कितना दाल पे जोर दिया गया है, 3 दाल पे। क्वेश्चन रहेगा ऐसा, इनमें से कौन शामिल नहीं है या इनमें से कौन कौन शामिल है, इस टाइप के। तो यहाँ याद रखिएगा तूर उड़द मसूर। इसको कैसे याद रखिएगा, तुर उर मसूर, तुर उर मसूर, तुर उर मसूर, ठीक है। तुर उर मसूर 5 बार बोलिए, याद हो जाएगा, तुर उर मसूर, ठीक है। चलिए अब ठीक है, बाद में बोलते रहिएगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट में आते हैं, बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना, ठीक है। एनडीए के सरकार है, गठबंधन है, तो नीतीश कुमार कहें कि बिहार किसी ठगिएगा खाली, तो उसको देखते हुए कहा गया कि मखाना का सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, इसीलिए क्या करेंगे, मखाना बोर्ड किसके लिए स्थापना करेंगे। मखाना बोर्ड का काम क्या रहेगा, मखाना बोर्ड का काम रहेगा कि उसका उचित मूल्य मिल रहा है कि नहीं, उसका बढ़ावा कैसे होगा, कहां कहां इंपोर्ट हो सकता है, एक्सपोर्ट, सारा नियम कानून उसके तहत होगा, मखाना बोर्ड के तहत। अभी कौन सा जिला में बनेगा इसका ये नहीं किया गया है, ठीक है। इसके पहले हल्दी बोर्ड बना है, तेलंगाना में है, ठीक है। अब देखिए राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। राष्ट्रीय मतलब पूरा राष्ट्र के लिए, उच्च पैदावार, उच्च पैदावार मतलब ज्यादा खेती उपज करने वाला बीज, ऐसा बीज जो ज्यादा से ज्यादा, जैसे एक वो है कि 1 कट्ठा में 50 किलो चावल होता है, एक बीज है जो बढ़िया वाला बो देगा तो 1 कट्ठा में 4 मन हो जाएगा। तो उच्च किस्म वाला होगा तो क्या होगा, पैदावार बढ़ेगा, तो हम खा के बचा भी लेंगे। तो वही चीज कहा गया है कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार वाला बीज जो है, अब पूरा भारत को कोशिश करेंगे कि पूरा भारत के किसान को प्रोवाइड करा सकें। उसमें 100 किस्म लिया गया, 100 किस्म के बीज। कितना किस्म के, 100 किस्म के बीज। धान में, गेहूं में, चना में, दलहन में, मतलब सब तरह का बीज मिला, कितना, 100 तरह का, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए कपास उत्पादक मिशन। कहा गया कि कपास से क्या होता है, टेक्सटाइल कंपनी, कपड़ा बनता है कपास से, कागज और
कपड़ा। तो इसको बेहतर बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, तो लंबा लंबा कपास खेती करने के लिए उसको 5 साल के लिए एक मिशन बनाएंगे, ठीक है, 5 साल, पंचवर्षीय मिशन, ठीक है। देखिए 5 साल का एक मिशन बनाएंगे, उस पर काम करेंगे। तो कपास हो गया। अब देखिएगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, क्या किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इसके तहत पहले एग्रीकल्चर जो करते थे, जो बना हुआ रहता था जिनका, उनको 3 लाख रुपया मिलता था। 3 से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 5 साल। तो हम ऐसा याद रखिएगा 3 लाख से 5 लाख, 3 से कितना बढ़ा दिया गया है, 5 लाख, ठीक है। असम में यूरिया संयंत्र, यूरिया मतलब क्या होता है, फर्टिलाइजर, यूरिया खाद होता है, ठीक है। तो असम के उधर 7 सिस्टर है, ज्योग्राफी में पढ़ाए थे, 7 सिस्टर जो उधर है पहाड़ी इलाका है, तो उधर यूरिया बड़ी कम रहता है। यूरिया का निर्माण कैसे होता है, गोबर से, ये सब मतलब जो भी है अवशिष्ट पदार्थ से होता है। तो उधर पहाड़ी इलाका है तो उधर तो होता नहीं है। तो अगर असम में प्लांट बैठाएगा तो पूरा 7 सिस्टर उधर लाभान्वित होगा। तो वही कहा गया है कि असम में यूरिया संयंत्र बनाएगा। इसका क्षमता कितना होगा, 12.7 लाख मीट्रिक टन, ठीक है, ये होगा, ठीक है, असम में हो गया। अब देखिए पीओ को उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग करना। पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस जो होता है, क्योंकि बैंक तो सब जगह है नहीं, ठीक है। तो पोस्ट ऑफिस के जो भी है काम करने वाला, वो पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, अब सबको उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक मतलब क्या करना, उत्प्रेरण देना, बढ़ावा देना। कृषि क्षेत्र में कहेगा बढ़ावा देने के लिए सबको ट्रेनिंग देगा, वो सबके जाके गांव बताएगा, समझे। चाहे कृषि से रिलेटेड जो भी फैसिलिटी आएगा सरकार की तरफ से, योजना आएगा, वो प्रोवाइड कराएगा, समझे। तो ये हो गया कृषि, एक इंजन समाप्त, ठीक है। इसमें कुछ डाउट हुआ कहीं पे, नहीं, ठीक है। तो अब आते हैं MSME। MSME का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज, ठीक है, इंटरप्राइजेस, ठीक है। तो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक है, इसको बोलते हैं। बोलो, इंडस्ट्री अलग होता है बाबू, ठीक है। अब देखो यहां देखो, इसके सबसे पहले तो इसके तहत जितना भी उद्योग लगेगा, उद्योग मतलब वही हो गया, इंडस्ट्री एक पार्ट हो गया उद्योग का, ठीक है। अब ये उद्योग बहुत तरह का होता है, जैसे गाय भैंस का तुम बिजनेस भी कर रहे हो तो डेयरी भी हो गया, वो भी एक तरह का उद्योग हो गया। तुम खेती भी कर रहे हो तो वो भी उद्योग हो गया, ठीक है। लेकिन इंडस्ट्री खेती नहीं हुआ, नहीं ना हुआ, तो एक पार्ट हो गया, ठीक है। तो इसके वर्गीकरण का मानदंड बदल दिया गया, बदलाव हुआ है। वर्गीकरण मतलब समझे, बंटवारा नहीं। इसमें पहले कैटेगरी बटल गया था कि कौन सा उद्योग करेगा तो किसको कितना कितना पैसा मिलेगा, कितना लोन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसमें क्या कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया, बदलाव, ठीक है। देखिए बदलाव करके मानदंड देखो, अब इधर इसको 2 तरीके से बांटा गया। कितना तरीके से, 2 तरीके से। एक निवेश के तरीके से कि कितना आप निवेश किए हैं, और एक है कि आपका कितना टर्नओवर है, ठीक है, कितना टर्नओवर है। क्योंकि टर्नओवर से टैक्स मिलता है, ठीक है, निवेश से टैक्स नहीं मिलता है, खाली देखता है, ठीक है। तो इसमें एक निवेश से हो गया, एक टर्नओवर से। तो देखिएगा सूक्ष्म हो गया, लघु हो गया, मध्यम उद्योग हो गया। जो पहले 1 करोड़ तक का बिजनेस इन्वेस्ट किया होगा या निवेश किया होगा, वो क्या कहलाएगा, पहले था 1 करोड़, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, संशोधित करके 2.5 करोड़, ठीक है, 2.5 करोड़। पहले लघु में कितना था, 10 करोड़। अब लघु कौन कितना में कहलाएगा, 25 करोड़ कहलाएगा। लघु कितना में कहलाएगा, 25 करोड़ में। पहले कितना था मध्यम वाला, 50 करोड़। अब कितना हो जाएगा, 125 करोड़। तो देखिए 2.5, 25, 125, ठीक है। कंटिन्यू याद कर लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। इसके बाद टर्नओवर से देखिए, टर्नओवर को भी 2 उसी कैटेगरी में बांट दिया गया। पहले क्या था, अभी क्या संशोधन हो गया, क्या हो गया। पहले था 5 करोड़, फिर 5 करोड़ कौन था, सूक्ष्म वाला, सूक्ष्म, लघु, मध्यम। सूक्ष्म वाला 5 करोड़, अब कितना हो गया, 10 करोड़। पहले लघु वाला कितना था, 50 करोड़, अब कितना हो गया, 100 करोड़। पहले जो 250 करोड़ तक था, अब कितना हो गया, 500 करोड़ तक, ठीक है। इसलिए बांटा गया कि इसी पे सरकार संरक्षण दे सके, लोन दे सके, समझे। तो ये हो गया, इसके कारण ये तो वर्गीकरण हो गया। ये स्लॉट पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप जाएगा तो ये पूछेगा, ठीक है। अब देखिए उद्यम पोर्टल, इसके तहत एक उद्यम पोर्टल खोला गया। क्या किया गया, एक पोर्टल बनाया गया, उद्यम पोर्टल। उद्यम पोर्टल क्या होता है, इस पे आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, और रजिस्ट्रेशन करके अगर कोई उद्योग खोलते हैं, मिनी वाला मतलब सूक्ष्म वाला, तो सरकार आपको क्या करेगा, क्रेडिट कार्ड देगा, क्रेडिट कार्ड।
क्रेडिट कार्ड देके कुछ ही करेगा, 5 लाख तक के लोन देगा आपको कि आप कीजिए बिजनेस को बढ़ाइए, समझे। तो यही देखिए उद्यम पोर्टल के तहत क्रेडिट कार्ड देगा, उसमें 5 लाख का लाभ मिलेगा आपको। कितना? 5 लाख का स्टार्टिंग में। और जब आगे जा बढ़ेगा तो अगर अच्छा से करते रहेगा बिजनेस तो आपको 2 करोड़ तक उसी मिल सकता है। ठीक है, इसमें शामिल कौन होंगे? महिला शामिल होंगे, SC ST ये सब लोग शामिल होंगे। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट टाइम में 10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। पहला बार में 10 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। कितना का? 5 लाख का। समझ गए ये? क्रेडिट कार्ड मतलब पता है ना क्या होता है? चाहे स्टूडेंट वाला हो, चाहे किसान वाला हो, चाहे उद्यम वाला। क्रेडिट मतलब क्या होता है? आपका क्रेडिट कैसा है मार्केट में, सरकार के नजर में, तब भी आपको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। आप एक बार लोन ले लिया, पैसा नहीं भरे, रख लिए, जैसे जीविका के तहत अभी सबको मिला है ना 10-10 हजार, अगर नहीं भरेगा तो सबका क्रेडिट क्या हो जाएगा? स्कोर 0 हो जाएगा, आगे जाके लोन नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ तो 10 हजार मिलेगा, आगे ऐसे कर करके 2 लाख तक मिल सकता है। लेकिन रोजगार दिखाइए, अगर उसको रोजगार करके वो पैसा फिर भरिए, अगर नहीं भरिएगा तो आपका नोटिस जाके आपका सिविल स्कोर एकदम खराब कर देगा, जीवन में आपको कभी लोन नहीं मिलेगा। अच्छा वोट पॉलिटिकल यहाँ बात नहीं चलेगा। चलो ठीक है, यहाँ देखो चमड़ा उद्योग को भी बढ़ावा दिया गया है। क्योंकि चमड़ा उद्योग का बढ़ावा देने से अभी हम लोग क्या करते हैं, विदेशी जैकेट्स खरीदते हैं, विदेशी जूता खरीदते हैं, एकदम महंगा के बहुत अच्छा होता है। कि यहाँ का चमड़ा उद्योग क्या है, थोड़ा कमजोर है, अच्छा क्वालिटी का नहीं बना पाता है। इसलिए तब कहा गया कि चमड़ा उद्योग में टैक्सेशन को छूट देंगे, आप यही चमड़ा का चीज बनाइए और हम बनाएंगे, हम कम में बना के फॉरेनर लोग को देंगे, फॉरेन में जाके बेचेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो चमड़ा उद्योग में भी तथा फुटवेयर में बढ़ावा दिया गया। ठीक है, किसके तहत? मेड इन इंडिया के तहत। मेड इन इंडिया के तहत ये हो गया चमड़ा उद्योग, फुटवेयर। और इस मेड इन इंडिया के तहत 2 चीज, एक चमड़ा उद्योग, एक खिलौना उद्योग, जो AI तथा खिलौना के क्षेत्र में बढ़ावा देना। जैसे अभी सबसे ज्यादा खिलौना जापान, चाइना, ताइवान ये सबसे आता है। वीडियो गेम हो गया, ये हो गया, वो हो गया, जितना टेक्नोलॉजी वाला चीज हो गया, उड़े वाला जहाज हो गया, रिमोट वाला कार हो गया, ये सब कहां से आता है? चाइना से, सस्ता। ठीक है, तो कहा कि हम चाइना से नहीं खरीदेंगे, मेड इन इंडिया बनाइए, हम आपको टैक्स बहुत कम लेंगे, ना के बराबर लेंगे। ठीक है, तो बढ़ावा बनेगा, तो हम लोग क्या, देश का पैसा देश में ही रहेगा, तो हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। ये हो गया। अब तीसरा देखिए, ये दूसरा इंजन समाप्त हो गया। ठीक है, अब तीसरा इंजन क्या है? निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट। सरकार कहां इन्वेस्ट करे, कौन कौन सा क्षेत्र में इन्वेस्ट करे सरकार, ये देखना है। तो कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहिए, निवेश करना चाहिए? सबसे पहले शिक्षा में इन्वेस्ट करना चाहिए, यही सब है ना, रिसर्च में, टेक्नोलॉजी में, शिक्षा में, ये सब। ठीक है, अब देखिए, तो इसी के तहत पहला आया अटल टिंकरिंग लैब। इसके तहत नीति आयोग के तहत, किसके तहत? नीति आयोग द्वारा अटल टिंकरिंग लैब बनाया जाएगा। ठीक है, जो कि 5 साल में 50,000 स्कूल में इसको स्थापित किया जाएगा। जिससे क्या होगा, जैसे कोई भी मिडिल स्कूल या हाई स्कूल है, उसमें लैब बना दिए इसके तहत। ठीक है, तो बच्चा जाएगा प्रयोगशाला में, प्रयोग करेगा, साइंस की ओर बढ़ावा उसको मिलेगा। ठीक है, साइंस में क्या करेगा? इनोवेशन करेगा, वो प्रैक्टिकल करके देखेगा चीजों को। ठीक है, तो उससे क्या होगा, दिमाग और ज्यादा खुलेगा और इनोवेशन पे ज्यादा ये काम करेगा। कोई खिलौने का आविष्कार कर दिया, कोई कुछों का आविष्कार कर दिया, कुछ भी कर सकता है। क्योंकि 1000 बच्चा में 2 बच्चा के पास ऐसा पोटेंशियल कैपेसिटी होता है कि कुछ भी मतलब एकदम अलग उसका दिमाग रहेगा, खुरपाती एकदम बहुत अलग सबसे। समझे? आप भी बचपन में गए होंगे तो सिरिंज से कोई जेसीबी बना रहा है, तो कोई पंखा बना रहा है, तो कोई स्टीमर बनाते थे ना बचपन में। तो हम लोग के पास लैब नहीं था, तो अपने जो भी हैंडमेड मिला, कूट, पेप्सी के ढक्कन, जो भी मिला उसे यूज करके बनाते थे। तो अब सरकार कह रहा है कि नहीं, अब क्या मिलेगा, टिंकरिंग लैब बना देंगे, जिससे आप लोग क्या कीजिएगा, वहां जाके लैब कीजिएगा और नया नया चीज को खोजिएगा और साइंस को अच्छे से समझिएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। ब्रॉडबैंड मतलब होता है, ब्रॉड मतलब बड़ा होता है, और बैंड मतलब जो वायर होता है ना, वो कनेक्टिविटी, जो वाईफाई, फ्री नेट, मुफ्त इंटरनेट से सारे स्कूल को जोड़ेगा और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी जोड़ देगा। समझे? ताकि वहां किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब सरकारी स्कूल के बच्चा क्या करेगा, लेगा 1000 में मोबाइल, और यहाँ के टीचर लोग का तो हाल पता ही है, जो भी पुराना मुखिया जी के रहमो करम से हैं, वो अपना शूटर बिनेंगे, यानी लेकर निकालेगा यूट्यूब, जो मन रहेगा, जो देखो देखो देखो। समझे?
तो वो चलेगा। हालांकि सरकार का मंशा पॉजिटिव है कि अगर वाईफाई का सुविधा मिल जाएगा, अगर फ्री इंटरनेट का सुविधा मिल जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, बढ़िया एलईडी टीवी लगवा देंगे वहां और उसी पे स्मार्ट क्लास उसको बना देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और बच्चों को जैसे ए फॉर एप्पल, तो ए फॉर एप्पल होने से टपकते हुए एलईडी में दिखाएगा, ए फॉर एप्पल। कैसा एप्पल? तो भाई लाल एप्पल होता है, पेड़ से गिरता है एप्पल, समझे, उस टाइप का चल रहा है। झांसी की रानी का था, झांसी की रानी का वहां छोटा सा स्क्रिप्ट बना के स्टोरी चलाया जाएगा, इसलिए वो बहुत काम करेगा। अगर वैसे करे तब, अगर शिक्षक लोग जाग गया ना तो देश को कभी बदल देगा, लेकिन ईमानदारी से काम करना पड़ेगा उसके लिए। तो हाँ, तो वो हो गया। अब देखिए कहाँ हो गया, ये हो गया सरकारी स्कूल और प्राथमिक अस्पताल, ठीक है। अब भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम एक लाया गया। इसमें भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, इसके तहत क्या होगा कि आप किसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां इंग्लिश में पढ़ाई हो रहा है। आपका लैंग्वेज क्या है भाई, हिंदी है या तमिल है या कोई लैंग्वेज है आपका लोकल, ठीक है, बोडो डोगरी कुछ भी है, तो आपको इंग्लिश के साथ अगर कंफर्टेबल अच्छा से समझने के लिए जानना है तो सरकार क्या करेगा, डिजिटल बुक प्रोवाइड कराएगा, ई बुक जिसको बोलते हैं, ई बुक, ठीक है, आपको भेज देगा पीडीएफ में कि आप पढ़ लीजिए, आपका लैंग्वेज में रहेगा, उसमें आप इंग्लिश भी पढ़ लीजिए, इंग्लिश के साथ साथ वो भी पढ़ के अच्छे से समझ जाइए, समझे। तो वो फैसिलिटी दिया गया है। अब देखिए अपने भाषा में डिजिटल बुक देगा। अब देखिए 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, कौशल उत्कृष्टता केंद्र, 5 को, पूरा देश में 5 को बहुत बड़ा हब बनाया जाएगा जिसमें उत्कृष्टता सिखाया जाएगा। अच्छा से बिजनेस कैसे करना है, अच्छा से ये कैसे करना है, ठीक है, कौशल के बारे में, ठीक है। कितना, 5 को पूछेगा, कितना बनाया जाएगा, तो 5 को, ठीक है। ये सब आंकड़ा याद रखिएगा, यही से पूछेगा, ठीक है। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है, 500 करोड़ का एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट है और एआई के जरिए सिखाया जाएगा। ये टूल्स होता है ना, एआई के जरिए कैसे आप कर सकते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब के बारे में सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए चिकित्सा क्षेत्र का विकास, चिकित्सा क्षेत्र का विकास। तो चिकित्सा क्षेत्र में विकास कैसे हो गया, जैसे लॉकडाउन हुआ था, कोविड आया था या कोई भी संक्रमण काल आता है तो अचानक से अस्पताल में अफरा तफरी मच जाता है। प्राइवेट वाला एकदम क्या करता है, लूट मचा देता है, सरकारी में जगह नहीं है। तो क्यों हो रहा है, काहे कि डॉक्टर कम है, मरीज ज्यादा है। तो कैसे इसमें सुधार आएगा, तो ऐसा करेंगे, ज्यादा मरीज है तो डॉक्टर की संख्या ज्यादा बढ़ा दीजिएगा, तो क्या होगा, कंपटीशन कम होगा। और जब कंपटीशन कम होगा तो खुद ब खुद स्वास्थ्य सस्ता हो जाएगा, चिकित्सा सस्ता हो जाएगा और अच्छा इलाज मिलेगा ना। पहले क्या था, बड़ा बड़ा संस्थान कोचिंग कम था, कोचिंग संस्थान कम था। अब क्या है, हम भी पढ़ा रहे हैं, बगल में वो पढ़ा रहे हैं, खान सर भी पढ़ा रहे हैं, विकास द्विवेदी सर भी, इतना प्लेटफॉर्म हो गया ऑनलाइन सब तरह के कि एजुकेशन क्या हो गया, 1.5 लाख वाला एजुकेशन अब 10,000 में मिलने लगा ना, 5,000 में मिलने लगा। अच्छा भी मिल रहा है, सस्ता भी मिल रहा है। तो कैसे हुआ, टीचर की संख्या बढ़ा ना, तो वैसा ही यहाँ डॉक्टर की संख्या बढ़ जाएगा। तो डॉक्टर की संख्या कैसे बढ़ेगा, जब मेडिकल में सीट हम बढ़ाएंगे, मेडिकल की सीट बढ़ाएंगे। तो जो मेडिकल की तैयारी करे, नीट वाला देख लीजिए, आपके लिए सरकार कितना अच्छा काम किया है। 5 साल में 75,000 सीट बढ़ाएगा। कितना, 5 साल में 75,000 सीट, मतलब 5 साल में 75,000 डॉक्टर बन के तैयार हो जाएगा। सीट हर एक टेन्यूर में उतना निकलेगा, लेकिन पहला साल 10,000 सीट, पहला साल 10,000 सीट ही बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ याद रखिएगा ये वाला डाटा, 5 साल में 75,000 और पहला साल में 10,000 सीट बढ़ेगा मेडिकल के लिए, ठीक है। फिर क्या किया, डे केयर कैंसर केंद्र बनाया जाएगा। डे केयर कैंसर सेंटर मतलब हर एक जो बड़ा बड़ा अस्पताल जो रहेगा ना, वहाँ एक कैंसर के लिए जागरूक के लिए और उसका ट्रीटमेंट के लिए एक सरकार अस्पताल बनाएगी, जिससे आपको विशेष रूप से बड़ा बड़ा बीमारी, कैंसर हो गया इस टाइप का, तो उस पर विशेष रूप से सरकार आपको ध्यान देगा, दवाई सस्ता देगा, दवाई फ्री देगा, फ्री ट्रीटमेंट देगा, उस पर जो भी हेल्प हो सकता है सरकार की तरफ से वो करेगा, ठीक है। तो डे केयर कैंसर केंद्र बनाया जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, महत्वपूर्ण दवाइयों को सस्ता करना, जो कैंसर की दवाई हो गया, चाहे और हार्ट के, मतलब बहुत बड़ा बड़ा दवाई हो गया, मतलब उसके बिना आदमी तुरंत उसका जान जा सकता है, तो उस सब क्षेत्र में क्या करेगा, दवाई का पैसा कमा देगा, टैक्स कमा देगा। विदेश से जो दवाई मंगाते हैं उस पर भी टैक्स कमा देगा। जैसे विदेश से मंगाते तो हम लोगों को क्या देना पड़ता है, टैक्स। कौन सा टैक्स, क्या होता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स नहीं बोल रहे हैं, याद कीजिए, लास्ट में पूछेंगे। चलिए देखिए अब चौथा इंजन पे आते हैं।
टैरिफ टैक्स। टैरिफ। चलिए यहाँ आइए निर्यात पे, ठीक है। निर्यात पे चौथा इंजन क्या है? निर्यात। निर्यात मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट करना, भेजना। हमारा जितना चाहिए था उतना मिल गया और बाकी बचा को हम किसी और के पास भेज दिया, बदले में कुछ और ले लिए, ठीक है। तो निर्यात, निर्यात क्या है? एक्सपोर्ट। इसमें क्या क्या व्यवस्था किया जाएगा? तो निर्यात संवर्धन मिशन के तहत इसमें सबसे पहले क्या लाया जाएगा? निर्यात संवर्धन मिशन लाया जाएगा। निर्यात का संवर्धन हो, संवर्धन मतलब और विकास हो, और बड़ा हो, और अच्छा हो, संवर्धन हो, ठीक है। उसके लिए एक मिशन बनाया जाएगा, बिना मिशन का कोई काम नहीं होगा, ठीक है। उसके तहत क्या होगा? भारत ट्रेड नेट, भारत ट्रेड नेट का व्यवस्था किया जाएगा। ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार। व्यापार में, तो व्यापार को सुलभ बनाने के लिए, जैसे हम विदेश से व्यापार कर रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे कि व्यापार करेंगे तो इधर से ये ऑफिस जाओ, उधर से वो ऑफिस जाओ, उधर से वहां दस्तखत कराओ, वहां से वहां पास लो, वहां पास लो, बहुत टेंशन हो जाता था। तो ऐसे में व्यापारी क्या होते थे? फ्रस्ट्रेट होते थे और बहुत मतलब ज्यादा जोर नहीं लगाते थे और ज्यादा कोशिश नहीं करते थे। तो उस स्थिति में क्या किया सरकार कि हम क्या करते हैं? ऑनलाइन सब व्यवस्था कर देते हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको करना है, आप मेल कीजिए, वहां से फॉरवर्ड होगा फलना ऑफिस से, फिर वहां से मेल कीजिए, वहां से फिर फॉरवर्ड होगा, मतलब एक दिन में आपका सारा काम हो जाएगा। तो क्या हो गया? एक्सपोर्ट करना आसान हो जाएगा उससे, ठीक है। तो वही क्या, भारत ट्रेड नेट के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ऑनलाइन दस्तावेज की व्यवस्था किया गया है। जो भी दस्तावेजीकरण होगा सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे होगा, समझ गए? ये हो गया। अब देखिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इसके तहत क्या होगा? ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर। इसके तहत होगा कि जो द्वितीय श्रेणी के शहर है, प्रथम श्रेणी की तो राजधानी हो गया कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, बड़ा बड़ा शहर हो गया, लेकिन जो द्वितीय श्रेणी के शहर है, जो थोड़ा सा कम विकसित है, उसको और विकसित करना और अच्छा बनाना, ताकि वहां भी घूमने वाला एक जगह बना देना, कोई बड़ा स्टैच्यू बना देना, ताकि जो भी फॉरेनर लोग आए या देश के जो भी लोग आए तो वहां भी घूमने जाएं, जिससे क्या हो? वहां का विकास हो, एक्सपोर्ट बढ़े, अच्छा हो, ठीक है। तो उस पे ध्यान देने के लिए कहा गया, अच्छा पानी, नल, जल, क्राइम सब तरीके से अच्छा करने का, ठीक है। तीसरा देखिए एयर कार्गो के लिए भंडारण सुविधा। एयर कार्गो क्या होता है? जो एयर से ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है। जैसे कोई महंगा चीज है, जो सड़ने गलने वाला चीज है, कॉस्टली चीज है, जैसे केसर बहुत महंगा चीज है, उसको अगर बढ़िया से टेम्परेचर में नहीं रखेंगे तो खराब हो जाएगा। महंगा चीज है तो खराब हो गया तो सब बर्बाद, कुल नाश हो जाएगा। तो उस स्थिति में एयरपोर्ट के पास ही बढ़िया भंडारण की व्यवस्था करना, ये सब चीज को बढ़ावा देना। देखो उच्च मूल्य वाले नाशवंत उत्पादों के लिए उन्नत भंडारण का व्यवस्था कराना, ये क्या होगा? सरकार का काम। तो ये सब क्या है? निर्यात से, सब एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, सारा चीज एक्सपोर्ट से रिलेटेड है ना सारा। अब बीच में तुम लोग का सस्पेंस आ रहा होगा कि ये घूमे वाला कैसे बोल दिए, दूसरे शहर का विकास वाला, द्वितीय श्रेणी वाला। अरे बाबू, तो आदमी घूमे आता तो वो भी क्या होता है? एक तरह का एक्सपोर्टे होता है, वहां से आता है ना विदेश से घूमने, यहाँ तक खूब पैसा खर्च करके जाता है। एक वो चाइनीज वो जापानी आएगा ना तो कम से कम 1 करोड़ रुपया इंडिया में खर्च करता है। 1 करोड़ रुपया खर्च किया तो भारत में ना आया उचित। तो ये चीज समझ गए। 4 इंजन, कृषि, एमएसएमई और निवेश निर्यात, चारों इंजन समझ गए। अब इसके बाद थोड़ा सा देखेंगे कि जो घाटा के बारे में समझेंगे। यहां पर थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा, बस 2 मिनट और। घाटे की प्रवृत्तियां, ठीक है। इस 4 तरह का घाटा होता है। वित्तीय घाटा, घाटा कहेंगे किसको? जितना पैसा हम आए उतना खर्च कर दिए, ठीक है, और तैयो काम पूरा नहीं हुआ, तैयो काम पूरा नहीं हुआ, तो हम क्या करेंगे उस स्थिति में? कर्जा लेंगे, यही ना करेंगे? कर्ज लेंगे। मान लीजिए कि हम कोई काम स्टार्ट किए हैं, हम कोई टेंडर लिए हैं ठेकेदारी का, हम टेंडर लिए उतना में नहीं हुआ तो हम सरकार के लिख के देंगे कि नहीं हो रहा, फिर से आओ दीजिए हमको पैसा, ठीक है। चाहे हम घर बना रहे हैं, उतना में बजट बनाया कि मेरे पास 10 लाख रुपया है, ठीक है, घर बनाना उतने में, और बजट चल गया 12 लाख रुपए, तो 2 लाख कहाँ से हम लाएंगे? घाटा। या तो काम रोक देंगे, नहीं तो काम कराएंगे तो 2 लाख रुपया कर्ज के रूप में लेंगे। तो वही कर्ज जो होता है ना, वही जो कर्ज होता है वो क्या कहलाता है? घाटा। तो कितना कितना परसेंट है याद रखिए, पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो जितना भी परसेंटेज है जीडीपी के परसेंट में है। 100 का 4.4%, 100 का 1.5%, 100 का 0.8%, 100 का 0.3%। तो 4 तरीके का घाटा होता है। कितने तरीके का? 4 तरीके का। पहला राजकोषीय, सबसे बड़ा घाटा राजकोषीय घाटा। दूसरा
राजस्व घाटा, तीसरा प्राथमिक घाटा, चौथा प्रभावी राजस्व। तो सबसे कम प्रभावी राजस्व, सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा। ऐसे याद रखें, सबसे बड़ा वाला याद रखेंगे फिर सबसे छोटा वाला, ठीक है। सबसे बड़ा वाला कौन है? राजकोषीय कितना? 4.4%, लगभग 15 लाख करोड़, ठीक है, लगभग 15 लाख करोड़, ठीक है। फिर दूसरा क्या था? प्राथमिक नहीं, दूसरा घाटा राजस्व। चलो ठीक है, हम ये बता देते हैं। सबसे बड़ा हो गया ना वो राजस्व घाटा, राजकोषीय। सबसे बड़ा राजकोषीय, सबसे छोटा प्रभावी राजस्व, सबसे छोटा प्रभावी राजस्व। तो प्रभावी राजस्व कितना? 0.3%, 0.3%। ये दोनों तो याद हो गया। अब बीच में दो बच गया, एगो राजस्व और एगो प्राथमिक। तो प्राथमिक मतलब एक होता है ना, पहला होता है। तो जो 1% के आसपास कौन है? 0.8%, 0.8%। तो प्राथमिक घाटा हो जाएगा, और द्वितीय जो हो जाएगा वो 1.5% हो जाएगा। वो वाला कौन वाला? राजस्व। जो राजस्व रहेगा वो 1.5% हो जाएगा। अब इतना में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और यूट्यूब वाले कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, समझे? ठीक है। तो